नमस्कार। न्यूज 18 के इस डिजिटल ब्रॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर बार की तरह किसी एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है। टैक्स पेयर्स एसोसिएशन ऑफ भारत जो है, टैक्स पेयर्स ऑफ भारत, उसके नेशनल प्रेसिडेंट है मनु गौर। और एक और विषय से ये जुड़े हैं, वो है कि इस देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ कि 2% का तो हमारा लैंड मास है, 4% विश्व में जितना पानी है पीने वाला, पीने लायक, वो पानी हमें मिलता है, वो हमारे पास है। लेकिन जनसंख्या हमारी 20 से 22% है, दुनिया की जनसंख्या। तो हमारे ऊपर, हमारी देश पर, हमारी धरा पर इतना कितना प्रेशर है, हमारे रिसोर्सेज पर कितना प्रेशर है, ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और खासकर जब दुनिया एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है और एक ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहा है, तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इस पर आज हम खुल के चर्चा करेंगे। ऐसे माहौल में जब राज्य दर राज्य के बाद राज्य जो है, हिमंत बिश्व शर्मा से लेकर योगी आदित्यनाथ तक और फिर शिवराज सिंह चौहान तक और बहुत सारे अन्य प्रदेश जो हैं, जनसंख्या नियंत्रण को कहीं ना कहीं एक कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या देश इसके लिए तैयार है? क्या ये लॉन्ग ओवरड्यू है? मनु जी, ओवर टू यू। क्योंकि इसका जो सबसे ज्यादा, अगर अगर कोई चैंपियन रहा है तो आप रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा और आप जरा विस्तार से हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको जरा समझाएं कि इसके पीछे की सोच क्या है। क्यों एक सोशल कॉज को कानून बनाना जरूरी है? क्यों एक हम दो हमारे दो जैसा एक सोशल कॉज, एक मुहिम जो है, आग्रह है, वैसे उससे आगे बढ़कर इसको कानून बनाने की जरूरत है हमारे देश में? देखिए, बहुत अच्छी तरह से आनंद जी, ब्रजेश जी ने समझाया इस विषय को। और सब लोग ये महसूस भी कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है हमारे देश को। मैं थोड़ा सा इतिहास में लेकर जाना चाहूंगा। जब हमारे हम्म। देश का जन्म हुआ, भारत 1947 में मैं लेकर जाना चाहूंगा, और मैं वहां से सिस्टमेटिकली आपको बताऊंगा कि हमारे देश के साथ जिस स्थिति में आज हमारा देश खड़ा है वो क्यों है और किस किस सोच के तहत ये सब कुछ करा गया। हमारा दुनिया का पहला देश था 1952 में भारत, जिसने पहला ऑफिशियल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करा। वहीं 1931 में, बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे देश में बर्थ कंट्रोल क्लिनिक्स खोल दिए गए थे। 1952 से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट करने के बाद 1974-75 में जैसे ही हमने इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाने की कोशिश की और बनाया बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के द्वारा, तो उस समय अगर आप पूरी ज्योग्राफिकली पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया का लगभग 40%, 40 to 45% पॉपुलेशन जो थी वो एशियन कॉन्टिनेंट में थी। जिसमें हम अगर रशिया को जिसमें हम्म। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें आप आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का इंडिया, चाइना, ये सारा मिला के बहुत बड़ी पॉपुलेशन को कैटर करता था। और जो डेवलप्ड कंट्रीज, सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, तो उनको उनके लिए हम सिर्फ एक बाजार हैं। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी हो या ये देश डेवलप करे। तो जैसे ही 74 में ये सब कुछ स्टार्ट हुआ इंडिया ने, तो सबसे पहले एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ऑन पॉपुलेशन इश्यूज। पूरी दुनिया में पहली कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। जैसे ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ तो चाइना को भी ये लगा उस समय कि भारत ने ये स्टार्ट कर दिया है, तो अगर इसने अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज कर लिया तो ये हमसे बहुत आगे निकल सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो 1978-79 के आसपास, 70 लास्ट 70s में चाइना की जीडीपी और भारत की जीडीपी इक्वल थी, पर कैपिटा इनकम बराबर थी। और जबकि हम चाइना रिसोर्सेज के तौर पे हमसे 3.25 गुना ज्यादा बड़ा है। तो हम लोगों की इकोनॉमी कितनी मजबूत थी उस समय। लेकिन चाइना को भी इस चीज का डर सताने लगा। तो उसने 78 में अपनी वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी ड्राफ्ट करनी शुरू करी, 79 में इम्प्लीमेंट कर दी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन पॉलिसी फेल हो गई, शायद उन लोगों ने वो पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ी ही नहीं होगी। क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन पॉलिसी एक टारगेटेड पॉपुलेशन पॉलिसी थी। उसका टारगेट था फॉर 35 ईयर्स, 35 साल के लिए
हमें वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी पे आना है, जिसे कि हम अपने 40 करोड़ 40 करोड़ नए बर्थ को कंट्रोल कर सकें, जो कि उन्होंने 35 साल में करा। अब वो संख्या 35 वर्ष क्यों रहती है? क्योंकि 35 वर्ष की आयु तक ही वो रिप्रोडक्टिव एज मानी गई है। तो मैक्सिमम 35 साल तक वो वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी पे आए, और उसके बाद जब उनके 38 साल में टारगेट पूरा हुआ तो उन्होंने वो टू चाइल्ड पॉलिसी पे ले गए। फिर रीजन ये रहा कि टू चाइल्ड पॉलिसी पर आ गए, अब लोग बात कहते हैं अब तो वो 3 चाइल्ड के लिए अलाउ कर रहे हैं। वो अपने रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली चल रहे हैं। और ये हमें सीखने की जरूरत है कि डायरेक्ट इंपैक्ट जो है डेवलपमेंट का, वो आप चाइना से देखिए। जो चाइना हमारे बराबर था 1978-79 में, आज वो कहां है और हम कहां हैं। मैं फिर से वापस 74 के बाद जाना चाहूंगा। 74 के बाद जब चाइना ने भी 78-79 में ये सब किया, हमारे देश में कोई कुछ भी कहे, मैं प्रशंसा करता हूं। संजय गांधी एक विजनरी लीडर थे इन टर्म्स ऑफ ये पॉपुलेशन इश्यूज को लेकर। अगर उस चीज को और सही तरीके से करा गया होता तो आज की स्थिति ये नहीं होती। आप सोचिए कि 19 स्टरलाइजेशन प्रोग्राम्स के टाइम पर ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो ऑफिशियल डेटा है, वो 60 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई थी। अगर वो नहीं होती तो आज पॉपुलेशन और क्या होती, आप इसकी भी कल्पना कर सकते हैं। 74-78 के चाइना की वन चाइल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी के बाद 84 में फिर से कॉन्फ्रेंस होती है। उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, ह्यूमन राइट्स। पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है पूरी दुनिया को। सब कहते हैं पॉपुलेशन ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा है, लेकिन उसके ऊपर स्टेप्स नहीं उठाने। 1994 में आईसीपीडी होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर पॉपुलेशन डेवलपमेंट। उसमें भारत भी सिग्नेटरी है। वहां पर कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात होती है कि प्रजनन का अधिकार महिलाओं का है। महिला डिसाइड करेगी वो उसे कितने बच्चों का जन्म देना है, कोई भी उसे प्रेशराइज नहीं कर सकता। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई भी कोरेसिव मेथड्स को यूज नहीं कर सकता। बहुत सही बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत जैसे अनपढ़ देश में, जहां पर लिटरेसी का रेट कितना डाउन था उस समय, यहां पर हम बात करें तो पढ़े लिखे लोगों में भी देख लीजिए, क्या हमारे देश में महिला ये तय कर पाती है कि उसे कितने बच्चों को जन्म देना है? उसकी सास, उसका पति, उसके रिश्तेदार वो तय करते हैं कि उसे कितने बच्चों को जन्म देना है। तो जिन अधिकारों की दुहाई देकर आप जनसंख्या नियंत्रण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो महिला के हित में तो है ही नहीं। तो महिला के हित में तो ये होगा जब महिला ये कह पाए कि अपनी सास से कि माताजी, मैं ये बेटे की चाह में तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा पैदा कर तो लेती, लेकिन ये कानून बीच में आता है। बिना हथियार के आप उससे कह रहे हैं कि आप अपने अधिकारों की सुरक्षा करिए। 1994 के आईसीपीडी के बाद 2000 में हमारी पहली पॉपुलेशन पॉलिसी आई। ये मुद्दा जो कि आज तक कांग्रेस का, तब तक कांग्रेस का मुद्दा होता था। कांग्रेस के एमपीज इसमें प्राइवेट मेंबर बिल्स फाइल करते थे। आज तक नियर अबाउट 42-43 प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में फाइल हुए हैं। उसमें आप जानकर ताज्जुब करेंगे, सबसे ज्यादा प्राइवेट मेंबर बिल कांग्रेस के एमपीज ने करे हैं। लेकिन जब से एक नई पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, बीजेपी का, तो ये बॉल को दूसरी कोर्ट में डाल दिया गया। अब ये बीजेपी का मुद्दा बना दिया गया। तो पॉलिटिकली हम दो तरह से घिरे हुए हैं। एक तो हम इस इशू पे इंडियन पॉलिटिक्स से घिरे हुए हैं, जो सिर्फ रिलीजियस एंगल देते हैं इस चीज को, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक देखने हैं। और दूसरा, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स घिरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपना बाजार खत्म नहीं होने देना। तो और इन दोनों चीजों की वजह से आज भारत की यह दुर्दशा है। अगर हम देखें तो 11 मई 2000 को इस देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ हुई। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म होता है, उसका नाम है आस्था अरोड़ा। तो बताया गया कि 11 मई 2000 को हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ हो गई। उसके बाद 2001 का सेंसस हुआ, 2011 का सेंसस हुआ,
हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। हमारे आज के सिनेरियो के हिसाब से बहुत बहुत जगह आर्टिकल्स छपते हैं, मैं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कहते हैं कि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट TFR डाउन जा रहा है, इंडिया को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, ये अपने आप डिक्लाइन हो जाएगी। इवन देन यूनाइटेड नेशंस के अगर आप पैरामीटर्स देखें, UNDP की रिपोर्ट्स देखें, तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा मजाक उन रिपोर्ट्स के जरिए हमारे देश के साथ होता है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है आज पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा TFR डाउन जा रहा है। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे बर्थ रेट, आज के बर्थ रेट के हिसाब से 2.5 करोड़ बच्चों का हमारे देश में जन्म होता है, और हर साल हमारे देश में लगभग 90 लाख लोगों की मृत्यु होती है। तो हमारा एनुअल इंक्रीज पॉपुलेशन का वो 1 करोड़ 60 लाख एनुअल इंक्रीज होना चाहिए। वो 1 करोड़ के 60 लाख एनुअल इंक्रीज आज की कंडीशन में होना चाहिए जब हमारा पॉपुलेशन बेस लगभग 1 करोड़ 140 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वहीं अगर हम 2000 की तुलना करें तो हमारा पॉपुलेशन बेस कम था, 100 करोड़ की पॉपुलेशन थी हमारी। 2000 में जब हमारे देश की पॉपुलेशन 100 करोड़ थी, तब से लेकर आज तक हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 38-39 करोड़ बढ़ चुकी है। मतलब एनुअल इंक्रीज आप खुद कल्पना करिए 2 करोड़ के आसपास है। तो ये गवर्नमेंट के डेटा है, गवर्नमेंट का एक डेटा कुछ और बोलता है, दूसरा डेटा कुछ और बोलता है। आज जो ये बात करते हैं कि जी हमारा TFR डाउन जा रहा है, आपके पास ऑथेंटिक डेटा किस चीज का है? ऑथेंटिक डेटा है 2011 का, सेंसस का। उसके बाद तो सब सैंपल सर्वे है। तो जानबूझकर ये कोशिश की जा रही है हमारे देश के साथ कि इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल ना हो, इस देश की आबादी कम ना हो। और जैसे ब्रजेश जी ने बताया कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ ही नहीं रही है, घुसपैठ भी हो रही है। जी। तो कैसे हम लोग अब कहते हैं सब लोग कि किस तरीके से बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया है पॉपुलेशन इश्यूज को लेके, अपनी पॉपुलेशन उसकी कम हुई है। लेकिन आप देखिए उठाकर कि उसकी पॉपुलेशन जो डिक्लाइन आया वो किस टेन्योर में आया? वो 1971 to 81 के टेन्योर में आया। तो ये इंडिकेशन साफ है कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। बात करी ब्रजेश जी ने रिसोर्सेस की, बस रिसोर्सेस का इतना बुरा हाल है कि टैक्स पेयर पे बर्डन पड़ता चला जाता है। आप विडंबना देखिए कि इनकम टैक्स पेयर, भाई हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, हमें सोशल वेलफेयर की तरफ देखना है, लेकिन वो सोशल वेलफेयर करने के लिए पैसे कहां से आएंगे? हम कहते हैं कि अब कोविड सीजन चल रहा है कि हमने वैक्सीनेशन फ्री कर दी। अरे फ्री कहाँ कर दी भाई? वो पैसा तो हम लोग दे रहे हैं, फ्री कुछ भी नहीं है। अगर इनकम टैक्स पेयर को अपने बच्चे को पढ़ाना है, आप दोनों लोग भी रिटर्न्स फाइल करते होंगे, तो आपके सिर्फ 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फी में एग्जेम्पशन मिलता है, और जिसके 10 बच्चे हैं उसके लिए सब कुछ फ्री। तो इनकम टैक्स पेयर जो है वो तो 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर रहा। वहां पे तो आप नॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन जहां लगाना चाहिए वहां आप नहीं लगा रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यही रीजन है, जब तक इस देश की जनता जागरूक नहीं होगी, पढ़ी लिखी जनता जागरूक नहीं होगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी शब्द मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो व्यक्ति अपना परिवार ढंग से चलाने में समर्थ नहीं है, उसे इतनी अकल नहीं है कि उसे अपना परिवार अच्छे से चलाने के लिए कितने बच्चों को जन्म देना चाहिए, उनका भरण पोषण वो कैसे करे, वो यहां पर देश चलाने के लिए हमारे नेता चुनता है। तो जैसे लोग चुने जाएंगे वैसा ही काम होगा। तो इसलिए पढ़ी लिखी जनता को और इस देश के टैक्स पेयर को जागरूक होने की जरूरत है इस विषय में। जी मनु जी, आपने इसकी भूमिका बहुत सुंदर तरीके से रखी है, और एक एक आर्ग्यूमेंट आपने और ब्रजेश जी ने जो रखा है बहुत सॉलिड रखा है। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में ऐसा है
कि जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप कम से कम अर्बन हाउस होल्ड्स में, और मैं मेरे मित्रों की और मेरी बात कर सकता हूँ, एक एक्सेल शीट लेके बैठ जाते हैं कि भाई हर 3 साल के अंदर मेरा इनकम प्रोजेक्शन कितना है और मेरा एक्सपेंडिचर कितना है मेरे बच्चे पर, और इस प्रोजेक्शन के अंदर 20 साल का एक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, और फिर देखते हैं कि मैं पहला बच्चे को, अगर एक बच्चे को मैं सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे बेस्ट सब कुछ देना चाहता हूँ, तो फिर मुझे कितना कमाना होगा, और अगर यही मैं 2 बच्चों के साथ करना चाहता हूँ तो मुझे कितना कमाना होगा। और उसके बाद कई मैं जानता हूँ, मेरे मित्र हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, अब मुझे दूसरा नहीं चाहिए, या फिर जिन्होंने कहा है कि भाई देखिए 2 से आगे हम नहीं बढ़ सकते। ये उनकी सोच है। कई और जगह ब्रजेश जी ये भी सोच है कि ये तो भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, इनको क्यों रोका जाए, अगर होना है तो होंगे, नहीं होना है तो नहीं होंगे। और अगर आपको ऐसे ही रोकना है तो फिर आप आईवीआर की अनुमति क्यों दे रहे हैं, आईवीएफ की अनुमति क्यों दे रहे हैं, आप जो जो भी अलग अलग जो प्रोविजंस हैं उसकी आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अडॉप्शन को कंपलसरी क्यों नहीं कर देते। बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप किसी के फेथ पर आप कैसे आप अंकुश लगा सकते हैं। और कई जगह तो प्रोपगेशन ये होता है कि अगर इसको बढ़ना है, कॉम को बढ़ना है, तो फिर आपको नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे। और ये जो एक और मानसिकता है कि जितने ज्यादा हाथ उतनी ज्यादा कमाई, ये आज भी हमें दिखता है। या फिर भाई हम बोर हो गए, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, तो हमने बच्चे पैदा कर लिए, ये भी चल रहा है, ये प्रकरण भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक सोशल इशू है, इसको कानून बनाने से कैसे फायदा होगा। बिल्कुल। और अगर आंकड़े देखा जाए तो किसी दिन कोई उस दिन मुझे ये कह रहा था मनु जी कि 8 करोड़ टैक्स पेयर और 80 करोड़ वैक्सीन, तो 8 करोड़ टैक्स पेयर, 80 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोसेस का, 180 करोड़ है, 160 करोड़ है, उससे ऊपर है, लेकिन 80 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन का खर्चा 8 करोड़ लोग उठा रहे हैं। जबकि इस देश में 10 लाख से ऊपर की वैल्यू की गाड़ी चलाने वाले टैक्स पेयर से डबल हैं। तो ये नंबर्स कुछ कुछ लॉपसाइडेड हैं, कुछ तरीके से लॉपसाइडेड है, और प्रेशर जो है वो एक सेलेक्ट फ्यू के ऊपर आकर गिर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आर्गुमेंट है कि आप इस कानून को कैसे शेप देंगे, आप क्या डेडलाइन तय करेंगे, और आप किसको कहेंगे, आप किसको कहेंगे और कैसे क्यों कहेंगे। अगर कोई ये क्षमता रखता है कि वो 3 बच्चों को पाल पोस सके तो उसे आप क्यों रोकना चाहेंगे। अगर कोई ये क्षमता रखता है कि वो और चाहता है, वो उसके फ्री विल पर अंकुश हो गया, उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस पर अंकुश हो गया। और जहां तक आपने महिलाओं की बात की, हमारे देश में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि महिलाएं जब अलग अलग स्वरूप लेते हैं तो उनका व्यवहार अलग अलग होता है। बेटी से लेकर बहू तक, और बहू से लेकर सास ननद तक, उनका जो जो देखने का दृष्टिकोण है वो अलग हो जाता है। तो ये तो सोशल अवेयरनेस की बात हुई, तो उसमें कानून कैसे आ जाएगा, और इलेक्टोरल प्रोसेस में अंकुश लगाने से कैसे इस पर फायदा हो। बहुत अच्छे प्रश्न हैं आनंद जी, और ब्रजेश जी ने भी बड़ा अच्छे से समझाया। 2-3 पॉइंट्स जो आपने उठाए और ब्रजेश जी ने उठाए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। 1961 में हमारा पहला बीपीएल सर्वे हुआ। हमारे देश में अति गरीब पॉपुलेशन थी 19 करोड़। नारा आया गरीबी हटाओ, बहुत काम हुए गरीबी हटाने के लिए। वो पॉपुलेशन जो 19 करोड़ थी वो 2011 में बढ़कर हो गई 36 करोड़। और ये हमारे पैरामीटर्स, इंडियन पैरामीटर्स के हिसाब से, अगर आप इंटरनेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से देखेंगे तो हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। तो अब बात आता है कि इस गरीब पॉपुलेशन को पाल कौन रहा है? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर पे किस तरह के बर्डन्स हैं? मैं आपको रीसेंट एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में टोटल 29 करोड़ 29 करोड़ फैमिलीज हैं आज की डेट के हिसाब से। उस 29 करोड़ फैमिलीज में से 15 करोड़ 31 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जिनके मनरेगा के जॉब कार्ड्स बने हुए हैं। तो लगभग 50% पॉपुलेशन के मनरेगा जॉब कार्ड बने हुए हैं जो कि मजदूर वर्ग में आते हैं। उसके बाद हमारी जो 14 करोड़ के आसपास बचती है फैमिलीज, उसमें से 65% फैमिलीज हमारी रूरल बैकग्राउंड में आती हैं, जिनकी इनकम को एग्रीकल्चर बेस्ड है, जिनकी इनकम को आपने एग्जेम्प्ट किया हुआ है।
तो आपके पास ओवरऑल पूरे देश में 5 करोड़ फैमिलीज बचती हैं। वही 5 करोड़ फैमिलीज जो हैं वही जॉब करती, नौकरी करती हैं कॉर्पोरेट्स में, गवर्नमेंट जॉब। वही 5 करोड़ फैमिलीज छोटे से लेके बड़े तक बिजनेसेस चलाते हैं। तो और उनमें एक एक फैमिली 2-2 लोग कमाने वाले हैं। तो यही रीजन है कि हमारे यहाँ पर वो 5 करोड़ फैमिलीज जो हैं उन्हीं पे ही मैक्सिमम बर्डन है। और वो इसीलिए हमारे यहाँ रिटर्न्स जो फाइल होती हैं वो लगभग 7-8 करोड़ के बीच में होती हैं। हर बार ये बात होती है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ेगा कैसे? बढ़ ही नहीं सकता, लिमिटेड उतनी फैमिलीज हैं। तो आप क्या करते हैं? देश में गंदगी हो रही है, हमें सफाई करनी है, स्वच्छता सेस लगाना है उन्हीं 5 करोड़ फैमिलीज पे। सबको पढ़ाना जरूरी है, सर्व शिक्षा अभियान चलाना है, एजुकेशन सेस लगाना है, किस पे? उन्हीं 5 करोड़ फैमिलीज पे। सर, एक बहुत रीसेंट डेटा आपको देता हूं, इस कोविड पेंडेमिक की जो आपने बात की, आज तक की इंडियन हिस्ट्री में जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तो हम सुनते थे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, ब्रेन ड्रेन। दिमागदार बच्चा पढ़ लिख के इस देश की सेवा नहीं करता, बाहर चला जाता है अच्छे जीवन यापन के लिए। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है और हो रहा है, और मैं अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखता हूं, मैक्सिमम इंक्वायरी पीआरशिप के लिए हुई है इस साल। और वो सारा मध्यम वर्ग जिसके पास थोड़े से पैसे हैं, क्योंकि जिसका भी महानगर में घर है तो उसकी इतनी हैसियत है कि वो बाहर जाकर इन्वेस्ट करके पीआरशिप किसी दूसरे देश में ले सकता है। वो टैक्स पेयर, अभी तक हम सुनते थे कि बड़े लोग जो हैं, उच्च वर्ग के लोग, वो देश में सेटल होते हैं। इस बार मध्यम वर्ग को अपने बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं टैक्स देता हूं, मैं अपने पैसे से, मैं जीवन या मेहनत करके अपने पैसे से, जो सरकार कहती है कि हमारे घर में हमारा एक हाथ कमजोर है, हमें उसे ताकत देनी है, तो उसका खर्चा भी हमें उठाना है, तो वो देता है। लेकिन जब उसे अपने लिए आवश्यकता पड़ती है, तो इस बार क्या हुआ है कोविड में, ये सब लोगों ने, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसने फेस ना रहा। तो जब मैं दूसरों की चिंता कर रहा हूं और मैं अपने पैसों से, अपने रिसोर्सेज से चाहता हूं कि मुझे कुछ भी फ्री नहीं चाहिए, मुझे वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होगा ऐसे पैसों का? और जो बात आपने कही कि कानूनी रूप देना क्यों जरूरी है, 1974 से आज तक हमारे देश में 2.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ सोशल अवेयरनेस पे, फैमिली प्लानिंग स्कीम्स पे खर्च हुआ है। वो 2.5 लाख करोड़ को अगर आज की आप रियल टाइम वैल्यू में कैलकुलेट करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1 साल का रेवेन्यू जनरेशन है। मतलब 74 के बाद से लेके आज तक हमने 25 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोई नीड नहीं है, अपने आप डिक्लाइन आ जाएगा, तो भैया ये टैक्स पेयर का आपने 25 लाख करोड़ रुपया क्यों बात कर रहा? कोई अकाउंटेबिलिटी है किसी की? लेकिन इन चीजों पे कोई बात नहीं करता। बड़ा अच्छी चीज आज मुझे ये लग रही है कि आपके साथ एक सीरियस जेन्युइन डिबेट हो रही है, नहीं तो चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे बस पॉलिटिकल वाद विवाद होता रहता है और एक्चुअल फैक्ट्स पे कोई बात होती नहीं। तो इस देश को बहुत ज्यादा जरूरी है। हम नहीं कह रहे आप कम बच्चे पैदा करिए, जैसा आपने कहा, हम नहीं कह रहे आप सक्षम हो, आप 3 पैदा करो, 4 पैदा करो, लेकिन आपके तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें बच्चे का बर्डन ये टैक्स पेयर क्यों उठाए? जी, अगर वो एक जना कह रहा है हमारा धर्म खतरे में है, बच्चे ज्यादा पैदा करो, दूसरा कह रहा है हमारे अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, ज्यादा बच्चे पैदा करो, दोनों एक ही नाव में सवार है और जानबूझ के इसी रिलीजियस एंगल दिया जाता है। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश में 34 करोड़ मैरिड वुमेन थी, 34 करोड़ विवाहित महिलाएं थी। उन 34 करोड़ विवाहित महिलाओं में करीबन
15.25 15.5 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जिनके 3 और उनसे ज्यादा बच्चे थे, और 18 करोड़ समथिंग ऐसी थी जिनके 2 या उससे कम बच्चे थे। तो वो जो 15.25 करोड़ मैरिड विमेन थी, वो क्या किसी एक विशेष धर्म, विशेष जाति की थी? ना, बिल्कुल नहीं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। हम जानबूझ के बात इसे रिलीजियस एंगल पे लेके जाया जाता है कि इनकी आबादी बढ़ जाएगी, ये देश को कैप्चर कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे कोई ये नहीं सोचता कि धर्म कब बचेगा। धर्म तब बचेगा जब हम बचेंगे। जब धर्म को मानने वाले बचेंगे तभी तो धर्म बचेगा। और धर्म को मानने वाले बचने के लिए उसे जीवित रहना जरूरी है, और जीवित रहने के लिए असेंशियल मिनिमम 3 चीजों की जरूरत है: शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन। क्या ये तीनों चीजें हमारे देश में मिलती हैं? कहां गया हमारा राइट टू लाइफ? हमारा देश वो देश है जहां पे पॉपुलेशन की वजह से बच्चों के स्कूल की छुट्टी करानी पड़े, वो पॉल्यूशन की वजह से बच्चों के स्कूल की छुट्टी करानी पड़ती। तो किस चीज की हम बात कर रहे हैं? बस कहते हैं ना, राम भरोसे चल रही है गाड़ी। तो थ्योरी ऑफ माल्थस, ये पैंडेमिक जो आ रहे हैं, थ्योरी ऑफ माल्थस है। आबादी बढ़ाओगे तो प्रकृति अपने आप को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए फिर तो डिजास्टर्स होंगे। तो जल्दी समझेंगे तो अच्छे से हम लोग अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं, देश को संवार सकते हैं। और नहीं तो एक दिन सबको जाना है, तरीका अलग हो सकता है। पर अगर इस पर कानून बनना है या अगर इस पर कोई नीति बननी है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि इसी सस्टेनेबिलिटी के तहत और क्लाइमेट चेंज के तहत मैं देख रहा था कि प्रेशर हमारे जो अर्बन मेट्रोज हैं, अर्बन सिटीज हैं, उस पर कितना पड़ने वाला है। 2030 तक अनुमान है कि जो टॉप 10 सिटीज हैं देश के, उधर माइग्रेशन जो होगा वो भी रूरल एरिया से 22 करोड़ लोगों का होगा। तो यानी 10 सिटीज जो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, जैसे कैलकाटा का जो बेस है वो 1 करोड़ की जनता को वो इट कैन टेक केयर ऑफ, पर वहां का फ्लोटिंग पॉपुलेशन एक दिन का कम से कम 3 करोड़ है। मुंबई का जो कैपेबिलिटी है वो 50 लाख की है, 2 करोड़ से ज्यादा की उधर की आबादी ऑलरेडी है। दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी दिल्ली भी अंडर प्रेशर है। हर मेट्रो जो है, हर मेजर मेट्रो हमारे देश का ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। और आप सोचिए अगले 8-9 सालों में 22 करोड़ लोग और इन्हीं 10 सिटीज में चले, यानी हर सिटी पे कम से कम 2 करोड़ लोगों का और प्रेशर बढ़ने वाला है। और इसका मतलब क्या हुआ, हमारे गांव खेड़े और जो भी जहां पर हमको एक्चुअली डेवलपमेंट और काम करने की जरूरत है, खेतों में लोग नहीं होने वाले हैं, या फिर उधर इतने लोग होने वाले हैं कि बस आपके पास जगह नहीं है। ये पॉपुलेशन बर्डन है हमारा। पर ब्रजेश जी, ये अगर इस पर कानून बनाना है, इसको नियंत्रित करना है, ये स्टेट सब्जेक्ट हो जाएगा या पार्लियामेंट को इस पर नीति पास करने की जरूरत है? हर स्टेट, क्योंकि देखिए कुछ स्टेट्स हैं जहां पर आबादी कम है, जहां पॉपुलेशन रेशियो एनीवे कंट्रोल्ड है, जहां वो एक्चुअली चाहते हैं कि लोग ज्यादा आए। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, ऑलरेडी 20 करोड़ की आबादी है, ओवरबर्डन्ड है। कुछ और भी स्टेट्स हैं जहां डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। तो वो अपने अपने लिए अपने हिसाब से इसको आधार निर्धारित करें। अब असम की इश्यूज अलग हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं वो तो ऑलरेडी कंट्रोल्ड हैं, उनके वहां पॉपुलेशन रेट जो बढ़ रहा है वो जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो कि बांग्लादेश से आया है या वहां से उनकी रेशियो बढ़ रही है। ये खुद हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा। तो वहां पर कंट्रोल की जरूरत है, अंकुश की जरूरत है। तो इसको कैसे किया जाए, या एक सेंट्रल नीति बनाने की जरूरत है? देखिए आनंद जी, राजनीति से इसलिए ऊपर नहीं उठ सकते क्योंकि इन राजनीतिक दलों ने हमारे देश के हर इंसान में सिर्फ राजनीति भरती है। इन्हें हर मुद्दा, आप किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करें, उन्हें सिर्फ वो पॉलिटिकल एंगल से ही देखना पड़ता है। वो मजबूर हो चुके हैं। हम लोगों ने एक बिल ड्राफ्ट किया था, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट, जिम्मेदार अभिभावक अधिनियम। हम बात ही नहीं करते हैं पॉपुलर रोल की। हम तो कहते हैं कि एक दंपत्ति को अपने द्वारा पैदा करे हुए बच्चों का वो अच्छे से भरण पोषण कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसकी जिम्मेदारी उस पर फिक्स होनी चाहिए। जो न्यूबॉर्न है उसके लिए बेसिक नीड्स, उसकी एजुकेशन हो, उसके हेल्थ हुआ, उसका फूड हुआ, इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी हर फैसिलिटी से उस फैमिली को वंचित करना चाहिए।
जो वो टैक्स पेयर के पैसे से अवेल करता है। तो जैसे ही हम इस शब्द को यूज करते हैं जनसंख्या नियंत्रण, तो वो फौरन एकदम अलग अलग रिलीजियस एंगल, पॉलिटिकल एंगल्स आ जाते हैं। तो हमने सिंपल सा एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड एक्ट ड्राफ्ट किया और हमने वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भेजा इस देश के। तो एक मुजफ्फरनगर यूपी में पड़ता है, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे डॉक्टर संजीव बालियान। उनका कॉल आया हमारे पास और उन्होंने कहा मैं इसे एज ए प्राइवेट मेंबर बिल फाइल करना चाहता हूं लोकसभा में। तो हम लोगों ने उन्हें असिस्ट करा, उन्हें गाइड करा। बहुत अच्छी चीज क्या हुई, पिछली लोकसभा में वो फाइल किया गया और पिछली लोकसभा में ऐसे 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस सदन के सदस्य जिन्होंने पास्ट में भी प्राइवेट मेंबर बिल इस सब्जेक्ट फाइल किए हुए थे। तो हमने उन 8 लोगों को बुलाया, 8 अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के थे। तो उन सबको एक ही मंच पे बुलाया और सब लोगों ने कहा कि इस देश में, हमने सिर्फ यही पूछा कि क्यों आपको आवश्यकता लगी कि ये प्राइवेट मेंबर बिल फाइल करने की, आप देश की जनता को बस ये बताइए। तो उनसे इंस्पायर होकर 125 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने एक लेटर साइन किया और तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी को दिया कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं पेंडिंग पॉपुलेशन इश्यूज पर, इनके लिए समय एलोकेट किया जाए, सदन में इस पे चर्चा कराई जाए, जिस पे आज तक कभी चर्चा नहीं हुई 1983 से लेकर आज तक। अनफॉर्चुनेटली वो तब भी नहीं हो पाया। तो आप सामने से कैमरे को हटा दीजिए, सामने से मीडिया पर्सन्स को हटा दीजिए, सारे सांसद ये कहेंगे कि इस चीज की बहुत आवश्यकता है। लेकिन वो उनके पॉलिटिकल एजेंडे बीच में आ जाते हैं, इसलिए आपके सामने, कैमरे के सामने वो कुछ नहीं बोलेंगे। पीठ पीछे सब तैयार है इस चीज। नहीं, पर ठीक है, हमसे ना बोले, कैमरा पर ना बोले, सबके सामने ना बोले, लेकिन सदन में तो बोल सकते हैं। सदन में तो वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, देश के लिए कानून बना रहे हैं, देश के भविष्य की बागडोर उनके तो हाथ में वही होगी, मैंने उनकी कहा ना कि वो 125 लोगों ने 125 लोग, 125 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक लेटर साइन करके देना या राष्ट्रपति से जाके मिलना, उन्हें देना, ये कोई छोटा इशू तो नहीं था जी। तो नहीं, मैं मान एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो आपने जी। कहा कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सिचुएशंस हैं, क्राइटेरिया हैं। अगर जिनमें टोटल फर्टिलिटी रेट डाउन है, वहां पे कोई कानून की आवश्यकता नहीं होगी, ये सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या स्टेट्स वो होना चाहिए। हेल्थ जो है वो खाली स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, हेल्थ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्करेंट लिस्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट भी है और सेंट्रल सब्जेक्ट भी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ये स्टेट वाइज लेकर चलेंगे तो क्या होगा, वो ही इंटर स्टेट माइग्रेशन होंगे, जहां पर प्रॉस्पेरिटी होगी, जहां पर अच्छा लाइफस्टाइल होगा, तो जो गरीब प्रदेश होंगे वहां से माइग्रेशन अच्छे जगह के लिए होना शुरू हो जाएगा और वहां जाके उस स्टेट को भी खराब करेंगे। जब ऑलरेडी कोई कह रहा है कि हमारे यहां तो 2 से ज्यादा बच्चों को कोई जन्म देता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देता तो अगर इस पे कानून भी बन जाएगा तो आपको तो आपत्ति क्या क्या फर्क है, पड़ता है? मत देना भाई 2 से ज्यादा को जन्म। तो फर्क क्या पड़ रहा है आपको? तो इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड लॉ होना बहुत जरूरी है, और नहीं तो आने वाला भविष्य बहुत खराब होगा। और मैं टैक्स पेयर के को क्योंकि रिप्रेजेंट करता हूं, जी। मैं ये चीज बहुत भली भांति और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस देश का टैक्स पेयर इस देश से माइग्रेट होने के लिए तैयार बैठा है, इसे जी। रोकिए। अगर जैसे वो सरकार ने कहते हैं। इसे नहीं रोका हम्म। तो आप इस देश को चला नहीं पाओगे। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। और जो कहते हैं ना, ट्रैफिक रूल्स को कह रहे हैं ना, कि ट्रैफिक रूल्स किस लिए बने? उनके लिए नहीं बने हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं, उनके लिए बने हैं जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, जो नियम तोड़ते हैं। नियम उनके लिए बनते हैं जो नियमों को तोड़ते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं उनके लिए नियम नहीं है। सेम चीज है कि अगर आप कानून बनाएंगे तो कानून उनके लिए नहीं है जो कि ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं, पर कानून उनके लिए है कि जो उसको नहीं समझ रहे हैं या समझ कर भी ना समझ बन रहे हैं या सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो ये बहुत ही सही पर्सपेक्टिव है। और ये सरकार ऐसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप ऐसी है कि वो उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले करने की का मादा दिखाया है जो पहले तो डिस्कस हुआ करते थे लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ करते थे। यहाँ इंप्लीमेंटेशन के बाद डिस्कशन की बात, ये एक आदत मैंने देखी है। तो आशा करते हैं कि 2021 का जो सबसे वो पाथ ब्रेकिंग कानून होगा या पार्लियामेंट अगर किसी लॉ को पास करेगा तो क्या भरोसा कि हर साल अगस्त 5 को कुछ ना कुछ होने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है 2019 से। तो इस साल अगस्त में पॉपुलेशन लॉ ही आ जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। पर मनु गौर जी, आज की इस वार्ता को यहाँ विराम देते हैं। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल समय हो चुका है सबको नमस्ते कहने का और आपको धन्यवाद कहने का। नमस्कार।